नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल एज में आज मैं फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए अपने इस चैनल में हम आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डीपीएसपी के थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था, मैं हर बार बताऊँगा और आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा जो चैनल है एप्लीकेशन है सिविलेज, इस पर आप एक बार क्वेश्चन डाल के तो देखिए, है ना? टेस्ट देकर तो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इस पे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन मैंने डाल के रखे हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप जिस चैप्टर का क्या करेंगे, जिस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे या पढ़ेंगे, जैसे आपने डीपीएसपी को बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, तो आप यहाँ पे आराम से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं जो पीसीएस में देखेंगे। एक तो एमपीपीएससी में शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डीपीएसपी में ऐसा क्वेश्चन बना के मैं रखा हूँ। तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और फ्री है, एकदम निःशुल्क है, तो आप एकदम एक बार यूज़ करके देखिए। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम कल के जो एमसीक्यू 50 एमसीक्यू हमें करना था, तो उन एमसीक्यू को पूरा करेंगे, ओके? तो उस एमसीक्यू को समझने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है? तब मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम आपके इस लेक्चर को, सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगा छोटा-सा, तो उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप, शायद दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करता है? जो हमारे इस ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि ताजमहल हुआ, है ना? ये सब हुए, बीबी मकबरा हुआ, कुतुब मीनार हुई, औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है, ठीक है? महाराष्ट्र में। तो ये सब ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं और इन स्मारकों को संरक्षण करने के लिए हमें डीपीएसपी यानी हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने हमारे संविधान में इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ दिया। तो इसमें लिखा है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करता है, ठीक है? तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो आर्टिकल कितना है? 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, है ना? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन-सा है? आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसका आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद आर्टिकल 49, ओके? तो नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रावधान करता है संविधान, ठीक है? कौन सा है? आर्टिकल 59। इन आर्टिकलों को मैं भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो आर्टिकल 50 है आपका, वो न्यायपालिका का आपकी कार्यपालिका से पृथक्करण करता है, ठीक है? ये कार्यपालिका और न्यायपालिका जो आपकी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, उनको पृथक्करण है, यानी अलग-अलग करता है। आर्टिकल 49 तो आपको स्मारक महत्व स्थान, जो स्मारक हैं, स्थान है राष्ट्रीय महत्व के, वो वस्तुएं, उनके संरक्षण के बारे में बताता है। और जो आर्टिकल 48 है, जो पशुपालन के संबंध में है, पशुपालन और जो पशुओं की नस्ल होती है, उनको वैज्ञानिक तरीके से उनका मतलब जीन को जेनेटिक्स विज्ञान यानी साइंस का उपयोग करके एक उच्च स्तर का बनाना है, ठीक है? 47 में कोई मदिरा वस्तुएं हैं, मादक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के सेवन से निषेध के बारे में बताया, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों यानी वैज्ञानिक सिस्टम के संगठित करने से किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये आप टॉपिक याद रख ले, मेंस में भी लिखने के काम आता है। तो आप आर्टिकल इसका नंबर लिख के बता सकते हैं कि कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है। तो आर्टिकल 48, आर्टिकल 44 में मैंने आपको बताया था कि यूसीसी के बारे में है, ठीक है? और आर्टिकल 51 ये विदेशों से संधियों के बारे में है, ठीक है? ओके। तो आर्टिकल हम 48 अभी मैं बताया ही था, ये कृषि पशुपालन विज्ञान आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने के बारे में प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन के और दुधारू पशुओं के वध पर रोक करने की बात किसमें कही गई है?
ये आर्टिकल 48 में कही गई है। ओके, तो आप आर्टिकल 48 को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन प्रावधानों को संविधान की विशेषता कहा? ठीक है, इन्होंने किन प्रावधानों को संविधान की विशेषता कहा? मूल अधिकार, है ना, मूल कर्तव्य। तो इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा? इन्होंने क्या कहा है? संविधान की विशेषता के बारे में बताया। ठीक है, दोनों के बारे में बताया था। वैसे निदेशक तत्वों को ये लिखा है अनूठी विशेषता या विशेषता वाला बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? मैं अभी तो आपको बताया था कि कौन सा है, ये 51 है। ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, वो आगे की बात है। ओके, 51 अंतरराष्ट्रीय शांति शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है और भारत की विदेश नीति का आधार है। तो भारत की विदेश नीति का आधार बोला जाए और शांति और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कौन बढ़ाता है? तो वो आर्टिकल 51 है आपका। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 जो इतना बड़ा है उसके द्वारा। अच्छा, 42वां है कि कौन सा है, देखते हैं। हाँ, 42वां संविधान संशोधन नहीं है भाई, ये है 86वां संविधान संशोधन। ओके, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया और आर्टिकल 24 ए 21 ए आर्टिकल 21 का में इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, 21 तहत 21 का में इसको क्या किया इन्होंने? ऐड कर दिया। देखो 2002 में 21 ए के तहत मूल अधिकार बना दिया गया 86 में संविधान। क्योंकि ये डीपीएसपी में था पहले। डीपीएसपी का मतलब होता है कि ये राज्य पे डिपेंड करता है कि वो लागू करे या ना लागू करे। लेकिन शिक्षा एक हमारी समवर्ती सूची का विषय है संविधान की। क्योंकि समवर्ती सूची का विषय होने के नाते, है ना, और राज्य ने कदम उठाया या संसद ने कदम उठाया उस संविधान में संशोधन करते हुए 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत ये 21 ए यानी फंडामेंटल राइट में इसको क्या कर दिया? शामिल कर दिया गया। अब इसके लिए राज्य मजबूर हो गया। राज्य मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि ये वाद योग्य है। ठीक है, कैसे हैं? वाद योग्य है, यानी न्यायालय में कोई व्यक्ति इनके लागू करवाने के लिए जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में न्याय के 3 मूल रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ठीक है, तो ये न्याय के 3 रूपों को शामिल किया गया। उल्लेख कहाँ किया गया संविधान में? कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये न्याय है। तो इनका उल्लेख आप जब पढ़ने जाएंगे प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल प्रस्तावना नहीं है, केवल नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो ये दोनों में है। प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण के बारे में बात कही गई। ओके, तो आपका आंसर यहाँ कौन सा होता है? सी। प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों प्रकार की न्याय को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 38 आपका चूंकि 36 से 51 कौन सा है? 36 से 51 ये डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के है भाग 4 में। ओके, तो इस तरह से ये भाग 4 में है, तो इस तरह से 38 में ये तीनों न्याय दिए गए हैं, तो ये डीपीएसपी का मुद्दा हो गया। और प्रस्तावना में भी लिखा है कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 5 प्रकार के मतलब न्याय के बारे में बात किया गया है। ठीक है, समानता, 5 प्रकार की समानता और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओके, नेक्स्ट है सरकार की शक्तियों को बढ़ाना, संवैधानिक शासन में नागरिकों की सहभागिता व अनुशासन, न्यायालय की शक्ति कम करता है। ओके, ये भी बिल्कुल गलत है। मूल अधिकारों को समाप्त करता है? नहीं करता है। सरकार की शक्तियों को बढ़ाता है? नहीं। ये है आपका संवैधानिक शासन में नागरिकों की सहभागिता और अनुशासन को सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में किया जाए तो ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। 1976 में इनको जोड़ा गया था। ये सब मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में मूल
कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी एक, इनकी सिफारिश पर ये संविधान में ऐड कर लिए और इन्होंने माना था संविधान जब ऐड किया गया था कि उस संविधान निर्माताओं के द्वारा भूल हुई, इन्होंने मूल कर्तव्यों को संविधान में का समावेशन नहीं किया था। ठीक है, तो 1976 में हमने रूस के संविधान से ले लिया, यानी वो उस समय यूएसएसआर था, 11 कुछ कंट्री थी, 11 कंट्रियों का एक समूह था जिसका विघटन 1991 में हो गया था। ठीक है, तो इसको मूल कर्तव्य नागरिकों को उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत करते हैं। ओके, तो आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का बंद कहाँ किया गया है? तो इसके बारे में बोला जाए तो ये आर्टिकल 42 में किया गया है। ओके, कहाँ किया गया है? आर्टिकल 42। ठीक है, यहाँ काम के बारे में बताया गया है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 44 में आपका यूसीसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि समान नागरिक सहनता के बारे में बताया गया। 42 को न्याय संगत व मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध करता है, आर्टिकल 42। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक लोकतंत्र का आधार क्या है? ठीक है, तो इसमें मूल अधिकार है? नहीं, ये फंडामेंटल राइट है, ये आर्थिक नहीं है। नीति निर्देशक तत्व ही क्या है इसके? आर्थिक लोकतंत्र, तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार निर्देशक तत्वों का लक्ष्य भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ओके, देखिए, क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है? देखो, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल के तहत अधिनियम है, राज्य भी कानून बना सकता है, कोई स्टेट भी कानून बना सकता है। नीति निर्देशक तत्व को समाहित भी है। हाँ, विधि निर्माण आवश्यक है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, विधि निर्माण आवश्यक है। ओके, निदेशक तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए विधान कानून की आवश्यकता होती है, यानी विधि संसद व राज्य सरकारें इसके लिए बना सकती हैं। अनुच्छेद 46 का मुख्य केंद्र क्या है? कृषि विकास नहीं, एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हित है, यही इसका क्या है? 46 का मुख्य केंद्र है। बाल देखभाल नहीं है, विदेशी संबंध हम पढ़े गए थे 51 में थे। ठीक है, बाल देखभाल नहीं है, बाल देखभाल तो 39 चा में मिलेगा आपको, कृषि विकास के बारे में 48 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 46 एससी एसटी जनजातियों व कमजोर वर्ग के हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को लोक स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य की जब बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है? आर्टिकल 47 आना चाहिए, क्योंकि इसी में हमें मदरा मदरा निषेध के बारे में बात कही गई है। लोक स्वास्थ्य 45 तो नहीं हो सकता है। लोक स्वास्थ्य कौन सा है? हाँ, 47 देखिए, आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर यानी पोषण को बढ़ाना, जीवन स्तर को बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य को कर्तव्य घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नस्लों में सुधार गाय बछड़ों के वध पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, तो ये आपका 48 है। ठीक है, कौन सा है? 48 है। 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध के प्रतिषेध करता है। संविधान के भाग 4 में निर्देश क्या केवल केंद्र सरकार के लिए है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। हाँ, नहीं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी प्राधिकरण, यही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा सीधे लागू कराया जा सकता है? मूल कर्तव्यों को, ये मूल कर्तव्य चूंकि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, ये संविधान में जो हमने उपबंध किया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये नागरिकों की सहभागिता और सहभागिता उनकी जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जागरूक हैं। तो मूल अधिकारों को इनको न्यायालय जो मूल ड्यूटीज हैं ये व्यक्ति के ऊपर न्यायालय द्वारा मूल सीधे लागू कराया जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात। नेक्स्ट देखिए,
हाँ, नहीं वे गैर न्यायोचित हैं, केवल विशेष परिस्थितियों में। ये आंसर हो सकता है, केवल विशेष परिस्थितियों में लागू कर सकती है न्यायालय। लेकिन इसमें देखिए 2 लिखा है, ध्यान रखिए, नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित होते हैं। हालांकि संसद कानून बनाकर दंड का प्रावधान कर सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में भी कानून नहीं आया, यानी मूल कर्तव्यों के लिए कानून नहीं बना है, मतलब न्यायालय इसे फोर्सफुल्ली लागू नहीं करवा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आया गया कि अभी पीएससी में आया था, मुफ्त कानून सहायता 39, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, अभी हाल ही का। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। 42वें संविधान, पर्यावरण का संरक्षण, ये 48A के द्वारा जोड़ा गया। समान नागरिक सहायता, ये तो भाई संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, ये तो आपका सीधा क्या है, ये तो 40 आर्टिकल भी है, ये तो 44 आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है कि उद्योगों के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42 के, ये तीनों 42 के द्वारा जोड़ा गया। डी ए संविधान का मूल हिस्सा है, जो डीपीएसपी का भाग है। तो 42वें संविधान संशोधन नहीं जोड़ा गया, वो है समान नागरिक सहायता, आर्टिकल 44। ओके, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन। किस मूल में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक रथ के 2 पहिए के समान है। तो ये है आपका चंपकम दोराइजन बनाम भारत संघ, इसका मामला आया था 1951। ठीक है, इस मामले में जो केशवानंद भारती बनाम है, ये 1973 में आया था। संविधान का मूल ढांचा की जो स्ट्रक्चर था, भावना थी, उसको शामिल किया गया था। मूल ढांचा की अवधारणा को शामिल किया गया था केशवानंद भारती बनाम। ठीक है, तो ये चंपाकम दोहराए राजन मामला है 1951 में, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक रथ के 2 पहियों के समान है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। ठीक है, अच्छा, मिनर्वा मिल्स मामले 1900, अच्छा चूंकि ध्यान रखिएगा मैंने इसको लिए आपको गलत बताया, सॉरी, ये मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 का, इसमें इन्होंने कहा 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत डीपली हो जाता है भाई, बहुत हार्ड। काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 यही है, आर्टिकल 41, ये तो हम लोग पढ़ा है सब। आर्टिकल 43 भी हो सकता है इसमें, आर्टिकल 41। ठीक है, तो आर्टिकल 41 ही इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। आर्टिकल 48 के तहत बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दिशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम, शिक्षा व लोक सहायता किस कंडीशन में, जब आप बेकारी हो, यानी काम नहीं मिल रहा हो, बुढ़ापा में, बीमार हैं और आप विकलांग हैं, तो उस दशा में सरकार से काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का आपको अधिकार है। वो नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में अनुच्छेद 41 के तहत समाहित संविधान में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 43B किस विषय से संबंधित, जिसे 97 में संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये है मुफ्त कानूनी सहायता, ये तो 39A के तहत हमने जोड़ा। ठीक है, सहकारी समितियां, यही जो है 43B, यही सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। कुटीर उद्योग, ये तो अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है, ये 2 भाग जोड़े गए, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1976 में जोड़े गए। ओके, इसीलिए 1976 को 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा। नेक्स्ट देखिए, 97 में संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति यानी संघ बनाने का और स्वैच्छिक गठन, उनका प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 43B जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 2011। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो काम पाने का अधिकार हम लोग पढ़ ही रहे थे, ये 43 है। ये मनरेगा को काम, शिक्षा, मतलब हमने पढ़ा था कुछ दशाओं में मानवोचित कार्य करने के लिए हमें जो अधिकार देता है, वो आर्टिकल 43 देता है। तो आर्टिकल 43 मनरेगा के जो काम है, वो कानूनी अधिकार दे दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब मनरेगा का नाम बदल कर
इन्होंने बीबी राम जी बिल कर दिया है अभी हाल ही फिलहाल में, आप देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 43 मनरेगा के तहत देखो, कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी और काम की उचित दशाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है, जो मनरेगा का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 42 में होते हैं लेकिन ये 44वां है, याद रखिएगा। ये 1978 की बात हुई। सहकारी समितियां, आय की असमानता को कम करना, मुफ्त कानूनी सहायता। सहकारी समितियां 43 बी में जोड़ा गया। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता 39 ए में जोड़ा गया, है ना। आय की समानता, आय की समानता को जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया? 39 घा में जोड़ा गया। ठीक है, या 39 डी में, इस तरह का है। शैशव पूर्व देखभाल करना, ये ही 39 चा में है। तो 39 चा में है, जो कि जोड़ा गया 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 38वां है, आर्टिकल 38 के तहत 38 चा होगा, नहीं 39 चा होना है, 39 चा है। ठीक है, 44 में संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 38 में एक नई धारणा जोड़ी गई, जो राज्यों की आय, प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को कम करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 नहीं है, ये आर्टिकल 48 का भाग है। तो इसमें शैशव पूर्व देखभाल, जो 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो कहाँ पर है? आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट में है। भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार हैं, वो कहाँ है? भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 में। अब 12 में राज्य की वही परिभाषा है जो डीपीएसपी में 36 में आर्टिकल में परिभाषा है। ठीक है, तो भाग 3 में वही राज्य की परिभाषा का अर्थ वही है जो भाग 3 में आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 36 स्पष्ट करता है कि इस भाग में राज्य का वही अर्थ होगा जो मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए किस रूप में उपयोगी है? न्यायालय में बाध्य नहीं है, गैर न्यायोचित है ये, मतलब न्यायालय हम जा नहीं सकते हैं इनको लागू कराने के लिए। वे कानून को रद्द कर सकते हैं, वे कानूनों को संवैधानिक वैधता के निर्धारण में मार्गदर्शन है, ये तो बात है। इन्होंने ये जो भारत के एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, वो रिटायरमेंट हुए, उन्होंने जो बाद की किसी सुनवाई की थी, कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जब संसद यानी जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय और एससी एचसी है, जब किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते हैं कि वो अवैध है या वैध है, तो उस समय संवैधानिकता को जांच करने के लिए वैधता की ये नीति निर्देशक तत्व एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, इन्होंने कहा था। तो ये आंसर बी होगा। न्यायालय किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इनमें से कौन सा समाजवादी सिद्धांत नहीं है? अब चूंकि डीपीएसपी में 3 सिद्धांत बांटे गए थे, एक सिद्धांत आपका था समाजवादी, एक था गांधीवादी, एक होता है बौद्धिकवाद। ठीक है, तो समाजवादी पूछ रहा है आपसे, ये कठिन क्वेश्चन हो जाता है भाई। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 44 आर्टिकल में है, सॉरी 44 में नहीं है, ये 39 में है, 39 घा कुछ। निःशुल्क विधिक सहायता 39 ए है। मद्य निषेध 47 है। संपत्ति के संकेंद्रण पर रोक। ठीक है, तो ये संपत्ति समाजवादी सिद्धांत नहीं है, ये संपत्ति के संकेंद्रण पर रोक लगाता है। मद्य निषेध, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसमें मद्य निषेध भी तो ये समाजवादी है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3, मद्य निषेध। ठीक है, ये हाँ सॉरी ये गांधीवादी है, ये मद्य निषेध क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक, तो गांधीवादी इन्होंने आर्टिकल 40 बोला था, आर्टिकल 48 में पशुपालन के बारे में भी बताया था, आर्टिकल 47 में किसी भी प्रकार का मद्य निषेध मत करो, ये आर्टिकल गांधीवादी आर्टिकल है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 49, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50 ये उदार बौद्धिकवाद के हैं। ठीक है, उदार बौद्धिक। ओके, तो इसमें आपका कौन सा होगा? मद्य निषेध के बारे में। सहकारी समितियों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43 ए किस संशोधन से संबंधित है? सहकारी समितियों के प्रबंधन,
तो भाई यहाँ तो 43 बी आना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट देखिए 43 बी, आर्टिकल 43 बी ही आएगा इसका आंसर भाई, वही तो मैं बोल रहा था। 43 42 में संविधान संशोधन के दौरान 43 ये जोड़ा गया जो उद्योगों और के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो सहकारी समितियों के प्रबंधन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिए पढ़िएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे उद्योगों के प्रबंधन में लिखा और यहाँ पे सहकारी समितियों के प्रबंधन के बारे में। तो सहकारी समितियों के प्रबंधन की बात बोला जाए तो आर्टिकल ये 43 बी के द्वारा जुड़ा गया, और यदि उद्योगों के प्रबंधन की बोला जाए तो आर्टिकल ये 43 ए के में जोड़ा गया। तो ये यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो जाता है, इन लिख कुछ रहे हैं और ये बता कुछ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा। ठीक है, तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उन्हें संविधान की आत्मा किसने कहा। ग्रेनवेल ऑस्टिन, केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स। देखो कितना कठिन क्वेश्चन। तो बी एन राव। तो यदि आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन। देखो ये ग्रेनवेल ऑस्टिन थे, उन्होंने कहा था कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो संविधान की आत्मा, अधिकारों और निदेशक तत्व दोनों को इन्होंने कहा कि ये जो एक अमेरिकी ग्रेनवेल ऑस्टिन थे, वो ब्रिटेन के क्या थे, एक संविधान के विशेषज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो राज्य के डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट ये मूल। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता किस अनुच्छेद से प्रेरित। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 ये कौन सा है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 48 ये तो हो नहीं सकता, आर्टिकल 48 ये हो नहीं सकता, आर्टिकल 51 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये उदार बौद्धिकवादी है, ये गांधीवादी है, ये दोनों उदार बौद्धिक, ये समाजवाद से प्रेरित नहीं है। यहाँ सामाजिक सहायता के बारे में बोला, तो हमारा जो आर्टिकल 31 है वो हमें काम के बारे में बताता है, मानवोचित दशा। तो आर्टिकल 41 इसका आंसर से यह कार्यक्रम बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अक्षमता की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 41 का निर्देश का पालन करता है। आय की असमानता को कम करने का निर्देश किस अनुच्छेद में, तो ये आर्टिकल 48 में। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 48 में। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा 38(2) में जोड़ा गया जो आय, प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को दूर करने पर। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व उदार भौतिकवाद सिद्धांत सिद्धांत आधारित है। तो कुटीर उद्योग भाई ये बढ़ावा देना 48 में, समान नागरिक सहायता 44 में, मद्य निषेध 47 में, ग्राम पंचायतों का गठन 40 है। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये गांधीवादी है, ये समाजवादी है, और ये 44 उदार बौद्धिकवाद। आंसर क्या होगा, 44। 44 समान नागरिक समानता उदार बौद्धिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों के स्वस्थ विषय के लिए अवसरों की सुरक्षित करना, यानी 39F में किस संशोधन द्वारा। तो ये आपका किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये 44 में संविधान संशोधन। कौन सा, हाँ 39 बार बार भूल रहे हैं भाई, ये भी 42 में संविधान संशोधन, ध्यान रखिए इसको मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन ये 42 में संविधान संशोधन, यानी जो बच्चों की, मैं आपको बता दूंगा किस किस संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये 39F में किस संशोधन के द्वारा, तो ये 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो भाई मैं आपको यहाँ जो चीजें समझा रहा हूँ वो सीधे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आने वाले और एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको थोड़ा आपको समझा के हटा के एक चीज समझा। ठीक है, एक बात
एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं उसको आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने इस लोगों के साथ एप्लीकेशन बनवाया है, आपको निःशुल्क मिलेगा, 1 रुपए ही चार्ज लगेगा। और इस पर आप जिस टॉपिक के आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप जिस टॉपिक के क्वेश्चन चाहेंगे, 100 चाहेंगे, 50 चाहेंगे, 20 सेट्स चाहेंगे, नेगेटिव मार्किंग चाहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहेंगे, क्वेश्चन हार्ड चाहेंगे, क्वेश्चन लो चाहेंगे, क्वेश्चन मीडियम चाहेंगे, यानी मध्यम सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस सिविल एज एप्लीकेशन पर मिल जाए। लेकिन प्ले स्टोर पर जैसे आप जाते हैं तो ये अभी शिक्षा पीठ के नाम से आता है, क्योंकि ये हट चुका है, क्योंकि इसका जो कंसोल है एप्लीकेशन में वो अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होने के बाद ये इस लोगो के से आपको दिख जाए। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी से, जो भी ये वीडियो देखे, जो भी पढ़ने वाला छात्र हो, मेरा अंडरस्टैंड थोड़ी सीरियस छात्र हो, इसको निःशुल्क चीज़ें चाहिए, एक बार इसको देखें, एक बार मैं सजेस्ट करता हूँ, एक बार आप देख लेना लोगों के साथ। टेस्ट देखें, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट, आप हर एक लेवल के टेस्ट। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आज इस टॉपिक को यहीं खत्म। कल फिर मिलते हैं अगले एमसीक्यू सेशन में कुछ डिटेल।